बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा वीरेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था। उसकी रानी सुमित्रा भी बहुत ज्यादा नेक दिल की थी, लेकिन दोनों के जीवन में एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान न थी। राज दरबार में अक्सर लोग फुसफुसाते थे कि उत्तराधिकारी न होने से राज्य का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। महाराज, प्रजा आपसे प्रेम करती है, परंतु लोग चिंतित हैं कि उत्तराधिकारी ना होने से पड़ोसी राज्य वाले हमला कर सकते हैं। मैं जनता की रक्षा के लिए जिंदा हूँ। उत्तराधिकारी हो या ना हो, राज्य पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। परंतु महाराज, मैं जानती हूँ आपके मन में कहीं न कहीं ये दुख है। काश हमारे जीवन में भी संतान का सुख होता। राजा चुपचाप खिड़की से बाहर देखता है। गांव के किनारे एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी गोमती और छोटे बेटे गुड्डू के साथ भूख से जूझ रहा था। आज खेत से सिर्फ 2 मुट्ठी अनाज ही मिला है गोमती। इतने से हम 4 दिन अपना पेट कैसे भरें? भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बाबा, भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। रामू बेटे को देखकर टूट जाता है। रामू मंदिर जाता है और भगवान से रोते हुए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, अगर मेरे हिस्से की खुशियां कम हैं तो कोई बात नहीं, पर मेरे बेटे को भूखा मत रख। रामू की आवाज सुनकर उसी समय मंदिर में एक अजनबी साधु आता है और रामू से कहता है, रामू, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। याद रखना, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जब तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन उस समय तुम्हें धैर्य और साहस दिखाना होगा। रामू आश्चर्य से साधु को देखता है। रात को उसी मंदिर के पीछे 2 सिपाही गुपचुप बातें कर रहे होते हैं। राजमहल में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अगर ये बाहर आ गया तो पूरा राज्य हिल जाएगा। ये बात किसी से मत कहना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। वहीं पास से गुजरता रामू उनकी आवाज को सुन लेता है, लेकिन सही से समझ नहीं पाता। वो सोच में पड़ जाता है। एक तरफ राजा और रानी अपने उत्तराधिकारी की चिंता में डूबे थे, दूसरी तरफ गरीब किसान भूख और गरीबी से लड़ रहा था। पर दोनों की किस्मत अब आपस में टकराने वाली थी, और ये टकराव एक ऐसा रहस्य उजागर करेगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। मंत्री जी, सैनिकों को और भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि दूसरे राज्य के राजा हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। जी महाराज, मैं अभी बढ़ा देता हूँ, आप चिंता ना करें। इधर रामू ने मंदिर में साधु की बात सुनी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी किस्मत कब बदलेगी। उधर महल में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जिसे जानकर पूरा राज्य हिल सकता था। रानी सुमित्रा देर रात महल के एक गुप्त कक्ष में जाती है। वहाँ एक पुराना संदूक रखा था। रानी धीरे से संदूक खोलती है और देखती है अंदर एक शिशु के कपड़े और एक पुराना पत्र रखा है। रानी रोने लगती है। हे भगवान, जिस सच को मैंने बरसों छुपाए रखा था, अगर आज महाराज को पता चल गया तो क्या होगा। अचानक दरवाजे के पीछे से कोई छाया हिलती है, जैसे कोई रानी को देख रहा हो। और दूसरी तरफ रामू का बेटा गुड्डू बीमार पड़ जाता है। पैसे न होने के कारण वो दवा नहीं खरीद पाता है। रामू, गुड्डू का बुखार बढ़ता जा रहा है, कुछ करो वरना बच्चे को हम खो देंगे। रामू बेटे को गोद में लेकर हड़बड़ाहट में शहर की ओर भागता है। रास्ते में उसका सामना राजमहल के वैद्य से हो जाता है। ये बच्चा बहुत गंभीर स्थिति में है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसकी देखभाल करूंगा। वैद्य गुड्डू की नब्ज टटोलता है और चौंक जाता है। ये तो बिल्कुल राजघराने के बच्चे जैसा। रामू ये सुनकर चौंक जाता है। राज दरबार में कुछ मंत्री राजा को उकसा रहे होते हैं। महाराज, बिना उत्तराधिकारी के ये राज्य कमजोर हो रहा है। पड़ोसी राजा आपकी गद्दी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। समाधान एक ही है महाराज, दूसरी शादी करके ही संतान की उम्मीद प्राप्त हो सकती है। मंत्री जी, ये तुम क्या बोल रहे हो? बस रानी मेरे जीवन की साथी हैं। मैं कभी उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। राज्य की रक्षा मैं कर लूंगा, पर वफादारी से समझौता नहीं।
दरबार में सन्नाटा छा जाता है और इधर रात को रामू अपने बेटे को देखने महल के पास के आश्रम में जाता है, जहाँ वैद्य उसका इलाज कर रहा होता है। तभी 2 सिपाहियों की बातें फिर से सुनाई देती है। सच तो ये है कि 20 साल पहले राजा रानी का बच्चा जिंदा था। हाँ, पर उसे किसी कारणवश महल से दूर भेज दिया गया और ये रहस्य सिर्फ रानी जानती हैं। रामू ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या गुड्डू का कोई संबंध राजघराने से है? अगले दिन वही साधु महल में आता है। रानी उसे गुप्त कक्ष में बुलाती है। महात्मन, मुझे डर है, ये राज अगर बाहर आ गया तो राजा का दिल टूट जाएगा। सत्य को जितना दबाओगी वो उतना ही ताकत से बाहर आएगा। रानी, समय आ गया है कि राज्य और प्रजा को सच बताया जाए। रामू का बेटा गुड्डू धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसके जन्म का रहस्य सबको उलझन में डाल रहा था। क्या वो वास्तव में राजघराने से जुड़ा है? और अगर हाँ, तो किसने और क्यों उसे किसान के घर भेजा? सच का पर्दा अब बहुत करीब था। राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। गरीब किसान रामू का बेटा गुड्डू धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था, लेकिन अब ऐसा राज खुलने वाला था जो न सिर्फ रामू की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य तय करेगा। सुबह दरबार में अफरा तफरी थी। महाराज, पड़ोसी राजा दुर्गादत्त अपनी सेना लेकर सीमा पर ढेस डाले बैठे हैं। वो जानता है कि सूर्यगढ़ का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसीलिए वो हमला करने की तैयारी कर रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी इस राज्य की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। इसी बीच साधु रामू को ढूंढकर उससे मिलता है। रामू, वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने बेटे की सच्चाई जाननी होगी। गुड्डू कोई साधारण बच्चा नहीं है। क्या मतलब महात्मा? वो तो मेरा खून है, मेरी जान है। हाँ, वो तुम्हारे जीवन का सहारा है, लेकिन उसका जन्म रहस्य से जुड़ा है। असल में गुड्डू राजघराने का खोया हुआ उत्तराधिकारी है। रामू हैरान रह जाता है और फिर साधु रानी को बुलाकर सच सामने लाने को कहता है। रानी दरबार में सबके सामने रोते हुए बोलती है, 20 साल पहले जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तब दरबार के कुछ मंत्री षड्यंत्र कर रहे थे। उन्हें डर था कि उत्तराधिकारी पैदा होते ही उनकी शक्ति कम हो जाएगी। उन्होंने झूठ फैलाया कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। रानी आंसू पोंछते हुए फिर से कहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा बच्चा जिंदा था। मैंने उसे चुपचाप राजमहल से दूर एक साधारण किसान के हवाले कर दिया ताकि उसकी जान बच सके। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। तो इसका मतलब हमारा बेटा जिंदा है? रानी सिर झुका लेती है और तभी रामू महल में गुड्डू को लेकर आता है। महाराज, मैं गरीब हूँ, लेकिन इस बच्चे को मैंने अपने खून पसीने से पाला है। ये मेरा बेटा है, लेकिन अगर ये सच में आपका उत्तराधिकारी है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? गुड्डू मासूमियत से रामू का हाथ पकड़े खड़ा रहता है। रामू, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तुमने मेरे बेटे को पाला, उसे जिंदगी दी। इस राज्य पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरा। इसी बीच संदेश आता है कि दुर्गादत्त अपनी सेना लेकर हमला करने बढ़ चुका है। ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है। अगर गुड्डू सच में उत्तराधिकारी है तो आज वो राज्य की रक्षा में भाग लेगा। गुड्डू अभी बच्चा है, लेकिन उसका जज्बा देखकर सब हैरान होते हैं। बाबा, मैं तीर कमान नहीं चला सका, लेकिन मैं डरा भी नहीं हूँ। राजा और रामू दोनों गुड्डू को गले लगा लेते हैं। रामू भी पहली बार राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है। राजा वीरेंद्र सिंह अपने पराक्रम से दुर्गादत्त की सेना को पीछे धकेल देता है और आखिरकार दुर्गादत्त पकड़ा जाता है। दुर्गादत्त, याद रखो, ताकत से राज्य नहीं जीते जाते, प्रजा का दिल जीतकर ही शासन किया जाता है। दुर्गादत्त शर्म से सिर झुका लेता है और युद्ध जीतने के बाद दरबार में घोषणा होती है, आज मैं पूरे राज्य के सामने सच प्रकट करता हूँ। ये बच्चा गुड्डू ही सूर्यगढ़ का असली उत्तराधिकारी है।
पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठता है। लेकिन इस राजकुमार का असली पिता वो किसान है जिसने इसे पाला पोसा है। रामू की ईमानदारी और बलिदान के बिना आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। रामू, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा परिवार अधूरा है। अब से तुम्हारा परिवार राज परिवार का हिस्सा होगा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू बहते हैं। कुछ साल बाद गुड्डू राजगद्दी संभालता है। वो हमेशा अपने जैविक पिता राजा वीरेंद्र और अपने पालक पिता रामू दोनों का समान रूप से सम्मान करता है। गरीब किसान का बेटा राजकुमार निकला, लेकिन असली पहचान उसके खून से नहीं बल्कि उस ईमानदारी और पालन पोषण से हुई जो रामू ने किया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों के लिए त्याग करता है वही असली नायक होता है।